तो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भव्य केमिटेक। तो आज इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं सॉलिड स्टेट, जो क्लास 12th का टॉपिक होगा। और क्लास 12th के इस टॉपिक में हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर सॉलिड स्टेट क्या है, इसकी थ्योरी को समझने वाले हैं। सबसे प्रॉब्लम यह है कि एक्सप्लेनेशन की मेरी कई वीडियोस हैं यूट्यूब पर, लेकिन इसकी थ्योरी क्या होने वाली है, इस थ्योरी को हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। तो चलिए सॉलिड स्टेट की थ्योरी को तैयार करते हैं। तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये सभी वीडियोस आपकी प्राइवेट होने वाली हैं और ये क्लास 12th के लिए है। क्लास 12th, तो सबसे पहले 12th के बच्चे आज तैयार रहें, और इसी के बाद क्लास 10th के भी बच्चों के लिए थ्योरी मैं देने वाला हूं। तो सॉलिड स्टेट पर चर्चा करेंगे सबसे पहले। तो सॉलिड स्टेट की मैंने बताया कि एक्सप्लेनेशंस हैं। तो सॉलिड स्टेट क्या है, सबसे पहले हमारे दिमाग में यही आता है, आखिर सॉलिड स्टेट क्या है। तो हमने पीछे पढ़ के रखा हुआ है मैटर, हमने पीछे पढ़ के रखा है मैटर, मैटर यानी पदार्थ। तो पदार्थ क्या है, इसके बारे में हम डिस्कशन नहीं करना चाहते, क्योंकि मैंने पीछे सब कुछ बता के रखा हो, उसको जरूर जाकर के समझ लें। जिन बच्चों के अभी ये क्लियर नहीं है कि पदार्थ क्या है, वो जाकर के मेरी पिछली वीडियोस से जरूर समझे। 11th के वीडियोस पड़ी हुई है, उनको जरूर देख ले। अच्छा, तो पदार्थ की 3 फिजिकल यानी 3 भौतिक अवस्थाओं का अध्ययन मैंने पीछे किया हुआ है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस का अध्ययन हम लोगों ने पीछे करके रखा हुआ है। सॉलिड के बारे में मैंने बताया हुआ था, सिर्फ इतनी सी बात, जो स्थान घेरता है और जिसका आयतन और आकार दोनों ही निश्चित होता है। पीछे आपने देखा है। एक बात और बताया था, प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है, छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है प्रत्येक पदार्थ। और यहाँ पर 2 चीजें मैंने बताई हुई थी, आपको याद होनी चाहिए। जिन्होंने देखा होगा वो वीडियोस, और जिन्होंने नहीं देखा वो जरूर जाके देखें, ताकि आगे की बात क्लियर समझ में आए। अच्छी बात समझने के लिए जो पीछे के बेसिक टॉपिक्स है वो समझ में आने बहुत जरूरी होते हैं। तो छोटे छोटे पार्टिकल से प्रत्येक पदार्थ बना हुआ है, प्रत्येक मैटर बना हुआ है बेटा। तो ये जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं, ये कुछ भी हो सकते हैं। नंबर 1, या तो ये अणु हो सकते हैं, यानी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, या आयन हो सकते हैं बेटा। अणु, परमाणु या आयन, ये कुछ भी हो सकते हैं। इन्हीं से मिलकर के प्रत्येक पदार्थ बना होता है। इसके अलावा मैंने 2 चीजें और बताई थी। ये जो 2 कणों के बीच की दूरी है, 2 कणों के जो बीच की दूरी आपको दिख रही है, इस दूरी को कहते हैं इंटर पार्टिकल स्पेस। क्या बोलते हैं? इंटर पार्टिकल स्पेस। ये याद रखना है आपको बेटा, मैंने पीछे बताया हुआ है इंटर पार्टिकल स्पेस। और प्रत्येक 2 कण के बीच में, प्रत्येक 2 कणों के बीच में एक फोर्स क्रिएट होता है बेटा, एक फोर्स क्रिएट होता है। इस फोर्स को हम लोग कहते हैं इंटर पार्टिकल फोर्स, इंटर पार्टिकल फोर्स। तो ये 2 चीजें आपको पहले ध्यान रखनी है। पहला इंटर पार्टिकल स्पेस और दूसरा इंटर पार्टिकल फोर्स, जो प्रत्येक 2 कण के बीच में ये फोर्स क्रिएट होता है, जो लगता है। इसके अलावा प्रत्येक 2 कणों के बीच में एक सेपरेशन, एक डिस्टेंस होता है, उसी डिस्टेंस को हम लोग नाम देते हैं इंटर पार्टिकल स्पेस। अब सॉलिड में
इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत 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 कम होता है, ये टाइटली पैक्ड होते हैं। लिक्विड में यही स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है और गैस में यही स्पेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। जबकि इंटर पार्टिकल फोर्स की बात करूं तो सॉलिड्स में इंटर पार्टिकल फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण ये सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को, बेसिक चीज़ें मैंने पीछे बता के रखी हैं। आज हम लोग सिर्फ यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पढ़ने वाले हैं सॉलिड स्टेट के बारे में। तो सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था क्या है, तो ठोस अवस्था क्या है इसके बारे में जान चुके हैं। यानी इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत कम होता है, इंटर पार्टिकल फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, इनका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होता है। ये बेसिक जानकारी मैं पहले दे चुका हूँ। इसके अलावा अब आपको जो तैयार करना है, जो कक्षा 12 का सिलेबस है, उसको आप यहाँ पर देखने वाले हैं। तो अध्याय 1 में यहाँ पर हम लोग समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं आखिर सॉलिड क्या है, आखिर सॉलिड क्या है। तो यहां पर सॉलिड क्या है यानी ठोस क्या है, ये पहला टॉपिक है। और साथ साथ मेरे नोट्स बेटा बना के चलो, इसी कारण से मैंने ये थ्योरी क्लासरूम आपको दे रहा हूं। इसकी थ्योरी जरूर लिखते चलें, इसके लिए आप फेयर कॉपी बनाएं। जैसे आप ऑफलाइन क्लास में बनाते हो, सेम उसी तरह ऑनलाइन क्लास या लाइव क्लास में बनाएं। तो बेटा, तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं आखिर ठोस क्या है। ठोस क्या है मैं बोलूंगा भी, बोल भी रहा हूं जैसे क्लास में बोलता हूं, और जिस प्रकार से यहां पर आपको जो भी बात समझ में नहीं आती है आपको लिखी हुई दिखाई दे रही है। तो बेटा, इसके लिए आप सबसे पहले आप एक हेडफोन का जरूर प्रयोग करें। अच्छी पढ़ाई करने के लिए हेडफोन का होना बहुत जरूरी होता है। तो हेडफोन का प्रयोग जरूर करें ताकि जो है आपको एक एक बात समझ में आ जाए। तो चलिए देखते हैं ठोस क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ठोस की बात करते हैं। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण या अवयव कण, परमाणु, अणु या आयन, मैंने पीछे ही बताया हुआ है, अणु, परमाणु या आयन, प्रबल अंतराणुक यानी इंटर पार्टिकल फोर्स द्वारा जालक में क्लोजली पैक्ड होते हैं या समृद्ध संकुलित होते हैं तथा इस कारण गति करने में असमर्थ रहते हैं। गति, ये सिर्फ गति नहीं करते, ये सिर्फ वाइब्रेट होते रहते हैं, यानी सिर्फ अपनी जगह पर कंपन करते रहते हैं, गति करने में असमर्थ रहते हैं। ठोस अवस्था कहलाती है। ठोस अवस्था या ठोस पदार्थों की आकृति एवं आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं। तो ये रही ठोस की परिभाषा कि ठोस क्या है। इसके बाद हम सीखेंगे ठोसों का वर्गीकरण। तो सॉलिड्स को यहां पर हम दो भागों में क्लासिफाइड करते हैं। कितने भागों में क्लासिफाइड करते हैं? दो भागों में क्लासिफाइड करते हैं। तो इसको दो भागों में क्लासिफाइड किया गया है। पहला होता है क्रिस्टलीय ठोस। नोट करो बेटा, पहला होता है क्रिस्टलीय ठोस। नोट कर लें, पहला होता है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। नोट करते जाएं बेटा, पहला होता है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस क्या है, तो क्रिस्टलीय ठोस क्या है और अक्रिस्टलीय ठोस क्या है, इसकी चर्चा हम लोग यहां पर करने वाले हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस क्या है और अक्रिस्टलीय ठोस क्या है। तो चलिए देखते हैं क्रिस्टलीय ठोस क्या है और अक्रिस्टलीय ठोस क्या है। तो यहां पर हम लोग देखेंगे, तो हेडिंग बना के रख लें, ठोसों का वर्गीकरण। ये निम्न दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और नंबर 2 अक्रिस्टलीय ठोस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर क्रिस्टलीय ठोस की। तो क्रिस्टलीय ठोस क्या है इसको समझते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, हेडिंग बना के रखें,
क्रिस्टलीय ठोस यानी क्रिस्टलाइड्स या क्रिस्टलाइन सॉलिड, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ऐसे ठोस जिनकी संरचनात्मक इकाई स्ट्रक्चरल यूनिट अणु, परमाणु या आयन त्रिविम का मतलब होता है थ्री डायमेंशनल कुछ ऐसा होता है। देखो बेटा, ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, ठीक है। तो ये हो गया 2 डायमेंशन, जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो वो 2 डायमेंशनल होता है। और जिसके साथ में ऊंचाई भी हो या गहराई हो उसको हम त्रिविम या 3 डायमेंशनल कहते हैं बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं? 3 डायमेंशनल। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ध्यान रखें। तो 3 डायमेंशन, इसको त्रिविम का मतलब होता है 3D यानी 3 डायमेंशनल में निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित रहती है, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। यानी इनमें कणों की जो व्यवस्था होती है वो 3 डायमेंशनल होती है या त्रिविम होती है। और निश्चित पैटर्न के होते हैं, ये ध्यान रखना है बेटा, निश्चित पैटर्न के होते हैं, क्योंकि इस निश्चित प्रकार की इकाई की लगातार पुनरावृत्ति होती है। अतः क्रिस्टलीय ठोसों में कणों की दीर्घपरासी यानी लॉन्ग रेंज व्यवस्था होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि क्रिस्टलीय ठोसों में जो कणों की जो व्यवस्था होती है वो लॉन्ग रेंज होती है। इसके अलावा इसके बेटा कुछ एग्जाम्पल्स आपको तैयार करने हैं। क्रिस्टलीय ठोसों को वास्तविक ठोस माना जाता है। कैसा ठोस माना जाता है? वास्तविक ठोस माना जाता है। साधारण नमक, जैसे आप कहते हो NaCl, सुक्रोज जिसका फार्मूला होता है C12H22O11, हीरा हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, सिल्वर हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ये सभी क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। तो इसको नोट करें। अब सबसे पहले यहां पर हम लोग देखने वाले हैं आखिर जो अवयवी कण है इसके आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो बेटा इनको फिर से 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। नोट करें, हेडिंग बना के रखें, फिर से हेडिंग बनाएं। अवयवी कणों के आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, तो इन्हें निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो नंबर 1, जिसमें पहला है नंबर 1 नोट करें, आयनिक ठोस। पहला है आयनिक ठोस या आयनिक सॉलिड भी इसको कहते हैं। तो इसमें बेटा 2 प्रकार के आयन होते हैं, आपको पता है। जैसे मैं अगर सोडियम क्लोराइड ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल मैं सोडियम क्लोराइड ले लेता हूं NaCl, तो मैंने भी जब फेसबुक लाइव किया था वहां पर बताया हुआ था कि 2 प्रकार के आयन से मिलकर के बना हुआ है। पहला है सोडियम आयन और दूसरा है क्लोराइड आयन, और इनके मध्य एक प्रकार का फोर्स लगा करता है, पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में, जिसको कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं इसको। तो जिसके कारण ये दोनों आयन एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और ये एक निश्चित पैटर्न में होते हैं। पहले सोडियम आयन, फिर क्लोराइड आयन, फिर सोडियम आयन, फिर क्लोराइड आयन, फिर सोडियम आयन, फिर क्लोराइड आयन, इस प्रकार से ये जुड़े रहते हैं। अच्छा, तो मैंने हेडिंग बना के रखी आपने, आयनिक ठोस। नोट करें, इनमें धन आयनों एवं ऋण आयनों, ये दोनों अवयवी कण हैं, और इसमें अवयवी कण है आपके आयन्स। मैंने बताया प्रत्येक पदार्थ अवयवी कणों से मिलकर के बने होते हैं, और अवयवी कण होते हैं या तो अणु, परमाणु या तो आयन होंगे। तो आयनिक ठोसों में अवयवी कण होते हैं आयन। क्या होते हैं बेटा? आयन होते हैं। और इनके मध्य एक फोर्स क्रिएट करता है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं बेटा। तो यहां पर आपको
नोट करना है, डेफिनेशन नोट करो। इनमें धन आयनों तथा ऋण आयनों के मध्य प्रबल विद्युत स्थैतिक बल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उपस्थित होते हैं, जिस कारण ये कठोर होते हैं एवं इनके गलनांक उच्च होते हैं। गलित अवस्था या जलीय विलयन में ये विद्युत के सुचालक होते हैं। तो बेटा ये गलित अवस्था या जलीय विलयन में विद्युत के सुचालक होते हैं। अभी ये क्यों होते हैं, उसका कारण ये होता है जैसे ही आप इसको जल में डालेंगे तो ये अपने आयनों में स्वतः वियोजित हो जाते हैं, और जैसे ही स्वतः आयनों वियोजित होंगे तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, आयन विलयन में सिर्फ आयन ही आयन दिखाई देते हैं और आयन विद्युत के सुचालक होते हैं बेटा। तो इस प्रकार से आप यहां पर कह सकते हो कि जो आयनिक ठोस होते हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं, लेकिन जलीय विलयन में या गलित अवस्था में। एग्जाम्पल के रूप में आप कुछ दे सकते हैं, जैसे NaCl है जिसको आप सोडियम क्लोराइड कहते हो, KNO3 है जिसको आप पोटेशियम नाइट्रेट कहते हो, Na2SO4 है सोडियम सल्फेट कहते हो, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, CaF2 कैल्शियम फ्लोराइड इत्यादि। तो ये एग्जाम्पल भी आप लिखें, जरूर लिखें। अगली हेडिंग बनाना है, दूसरा ठोस है सहसंयोजक ठोस, जिसको आप लोग कहते हैं कोवेलेंट या नेटवर्क ठोस। क्या कहते हैं बेटा, कोवेलेंट या नेटवर्क ठोस। तो कोवेलेंट या नेटवर्क ठोस क्या होता है, तो इसको हम लोग देखेंगे। चलिए अब एक बात और समझ लेते हैं कोवेलेंट या नेटवर्क ठोस के साथ में। तो ये जो कोवेलेंट या जो नेटवर्क ठोस होते हैं ये क्रिस्टलीय होते हैं, क्योंकि हम लोग क्रिस्टलीय सॉलिड्स का यहाँ पर क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जिस प्रकार से यहाँ पर नाम दे रहा है कोवेलेंट, और कोवेलेंट जो कंपाउंड होते हैं जनरली तौर पर आपको पता है नॉन मेटेलिक। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर जो पार्टिकल्स आने वाले हैं वो क्या आने वाले हैं, आधात्विक। ये कैसे होते हैं, आधात्विक, यानी धातुएं नहीं होती, आधात्विक क्रिस्टलीय ठोसों में, आधात्विक क्रिस्टलीय ठोसों में निकटवर्ती परमाणुओं, यानी ये परमाणुओं के मध्य, ये किसके मध्य, परमाणु। अभी एग्जाम्पल से आप समझेंगे, परमाणुओं के मध्य प्रबल एवं दिशात्मक सहसंयोजक बंध होते हैं, अतः इन्हें सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस कहते हैं। इनके गलनांक उच्च होते हैं तथा गलित अवस्था में ये विद्युत रोधी होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप दे सकते हैं, यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर दे सकते हैं, डायमंड है, क्या है, डायमंड है, हीरा, सिलिकॉन है, कार्बाइड है, ग्रेफाइट है, क्या है, ग्रेफाइट है। लेकिन ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक भी होता है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इसका भरपूर मात्रा में यूज किया जाता है। बोरॉन नाइट्राइड, एल्युमिनियम नाइट्राइड एंड SiO2 सिलिका आदि। तो ये सभी एग्जाम्पल आपके होंगे सहसंयोजक ठोस के। तो हेडिंग अगली बनाना है आपको, आणविक ठोस। तो तीसरा क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है आणविक ठोस। तो चलिए आणविक ठोस की हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। आणविक ठोस क्या होते हैं, तो आणविक ठोस की हम यहाँ पर बात करेंगे। इनमें अणुओं के मध्य वांडरवाल फोर्स, वांडरवाल फोर्स बेटा एक वीक फोर्स होता है। कैसा फोर्स होता है, वीक फोर्स होता है वांडरवाल फोर्स। तो ये आपने पीछे पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो आगे मैं बताऊंगा। वांडरवाल फोर्स उपस्थित होने के कारण ये सॉफ्ट यानी मृदु होते हैं, निम्न गलनांक के होते हैं इनका, यानी गलनांक काफी कम होता है।
ये विद्युत के सुचालक होते हैं। इन्हें ध्रुवीय, अध्रुवीय एवं हाइड्रोजन बंध आणविक ठोसों में भी वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी कि आणविक ठोसों को यहां पर आप देखेंगे पुनः वर्गीकृत किया जा रहा है ध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन बंध आणविक ठोस। तो यहां पर 3 प्रकार से इसका पुनः वर्गीकरण किया गया है। किसका? आणविक ठोस का। तो इसके पहले आप कुछ एग्जाम्पल्स देख ले। एग्जाम्पल्स के तौर पर यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर देखें, ठोस आर्गन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, आयोडीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 यानी मीथेन आदि अध्रुवीय आणविक ठोस है। अध्रुवीय आणविक ठोस है, इनको नोट करें बेटा, अध्रुवीय आणविक ठोस है। अच्छा, इसके बाद अब हम बात करेंगे, यहां पर देखें, चलिए इतना नोट कर लिया आपने, बहुत अच्छी बात। तो आगे हम बात करेंगे यहां पर एक अगला एग्जाम्पल देखो, यहां पर देके रखा है ठोस SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, HCl आदि ध्रुवीय आणविक ठोस है। ये सभी ध्रुवीय आणविक ठोस है, यानी पोलराइज होते हैं, पोलर होते हैं, ये कहिए। आपको सिर्फ इसके एग्जाम्पल तैयार कर लेना है, एग्जाम्पल ही पूछ लिए जाते हैं बेटा पेपर में। इसी प्रकार ठोस H2O जिसको आप बर्फ कहते हो, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, अमोनिया, एथिल अल्कोहल C2H5OH आदि हाइड्रोजन बंध के आणविक ठोस होते हैं। तो इसको आप नोट करें बेटा फटाफट। चलिए अब हम लोग आगे बात करेंगे हम लोग धात्विक ठोस की। अगली हेडिंग है, अगली हेडिंग बनाया नंबर 4 धात्विक ठोस। तो धात्विक ठोस आगे बढ़ेंगे। तो धात्विक ठोस क्या होता है? धात्विक ठोस क्या है? तो हेडिंग नोट कर लिए, मेटेलिक सॉलिड कहते हैं बेटा इसको। क्या कहते हैं? मेटेलिक सॉलिड। तो मेटेलिक सॉलिड नोट करें, ये विद्युत के सुचालक, ये विद्युत के, चूंकि मेटेलिक है ना बेटा, इसलिए विद्युत के सुचालक होंगे। ये विद्युत के सुचालक होते हैं। नंबर 1 सुचालक, आघात वर्धनीय। आघात वर्धनीय का तात्पर्य होता है जिसको आप पीटकर चादर के रूप में बदल सकें। किस रूप में बदल सकें? चादर के रूप में बदल सकें। आघात वर्धनीय होते हैं। तन्य होते हैं। कैसे होते हैं? तन्य होते हैं। तन्य का तात्पर्य होता है जिसको आप खींच करके तार के रूप में बदल सकें, तार बनाया जा सके। जैसे आपने देखा होगा लोहे के तार होते हैं, एल्युमिनियम का तार होता है, तो ये गोल्ड के भी तार होते हैं, तो आपने देखा होगा। तो ये आघातवर्धनी और तन्य होते हैं। धातुओं की विद्युत चालकता इसमें पाई जाती है। ऊपर भी मैंने बताया है। चमक, रंग आदि गुण उनमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होते हैं। तो अब आप यहां पर दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसके एग्जाम्पल नोट करें बेटा। कुछ एग्जाम्पल इसके नोट कर लें आप। तो इसके एग्जाम्पल होंगे, यहां पर देखें आप। सबसे पहले एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर,
सिल्वर, गोल्ड, मिश्र धातु जैसे पीतल हो गया, कांसा हो गया आदि। तो इनके एग्जाम्पल जरूर नोट करके रखें। तो यहां पर ये मेटेलिक ठोस हैं आपके। तो आगे अब हम बात करने वाले हैं, चलिए देखते हैं। तो अगली हेडिंग होगी आपकी, अगली हेडिंग बना के रखें, साथ मेरे जरूर बनाते चले ताकि आपको दिक्कत ना आए। चलिए अगली हेडिंग आपकी आएगी अक्रिस्टलीय ठोस। अगली हेडिंग है, अभी तक हम लोग बात कर रहे थे क्रिस्टलीय ठोस की, अब हम बात करने वाले हैं अक्रिस्टलीय ठोस की। तो एमॉर्फस भी कहते हैं इसको हम लोग, क्या कहते हैं? एमॉर्फस, एमॉर्फस कहते हैं इसको हम लोग। तो एमॉर्फस क्या है इसको समझना है। तो मेरे समझ से आपके जो भी लेटर्स लिखे हैं, वर्ड्स लिखे हुए हैं, एकदम क्लियर दिखाई दे रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, और जो नहीं दिख रहा है वो जरूर मुझको कमेंट करके बताएं। हालांकि मैं पूरी डेफिनेशन आपको बता रहा हूं, आप इसको नोट करके चलें। तो सबसे पहले यहां पर हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर एमॉर्फस या अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं। तो वे ठोस, क्या? वे ठोस या कहिए वे ठोस पदार्थ जिनका कोई निश्चित ज्यामितीय स्वरूप नहीं होता है, यानी इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं इधर उधर बिखरे पड़े होते हैं, एक निश्चित पैटर्न में नहीं होते हैं, ये पड़े होते हैं ऐसे, एक निश्चित पैटर्न में नहीं होते हैं। तथा संरचनात्मक इकाइयों की जो व्यवस्था है केवल शॉर्ट रेंज यानी लघु परासी, जिसको कहते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर होती है, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल जरूर देना है बेटा आपको, और इनको याद भी करना है, रबर, प्लास्टिक, कांच इत्यादि। तो यहां पर क्रिस्टलीय ठोस क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस क्या है, ये दोनों चीजें मैंने आपको बताई। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे हर बच्चे को तैयार होना बहुत जरूरी है। क्या है वो? चलिए देखते हैं। क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं, क्योंकि इनके भौतिक गुण जैसे कठोरता, विद्युत चालकता, ऊष्मीय चालकता, अपवर्तनांक आदि के मान विभिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होते हैं। कैसे होते हैं इसका भी मैंने अपने जो देखा होगा, मेरा जो एक्सप्लेनेशन वीडियो, वहां पर मैंने इसको एक्सप्लेन करके रखा है बहुत अच्छी तरह से, वहां पर जाकर इसको देख सकते हैं। लेकिन ये थ्योरी है, आप इसको पहले नोट करें और तैयार करें। चलिए इसके बाद देखने वाले हैं, अब हम यहां पर सबसे पहले दूसरी बात समझेंगे। क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय ठोस, दूसरा पॉइंट बेटा इसको नोट कर लें। अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक। कैसे होते हैं? समदैशिक यानी आइसोट्रोपिक होते हैं बेटा, ये समदैशिक प्रकृति के होते हैं, क्योंकि इनके भौतिक गुण जैसे कठोरता, विद्युत चालकता, ऊष्मा चालकता, अपवर्तनांक आदि के मान विभिन्न दिशाओं में भी समान रहते हैं। ये दोनों चीजें मैंने अपनी एक्सप्लेनेशन वीडियो में डाल के रखी हुई हैं, वहां पर देखें, बाकायदे इसका पूरा प्रेजेंटेशन दिया हुआ है बेटा। तीसरे पॉइंट को नोट करो बेटा, अक्रिस्टलीय ठोस को नोट जरूर लगा देना है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट। एक एक नंबर के प्रश्न यहां से मिल जाते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस को
अतिशीतित द्रव, ध्यान रखेंगे बेटा इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अतिशीतित द्रव, सुपर कूल्डेड लिक्विड, क्या बोलते हैं इसको? सुपर कूल्डेड लिक्विड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें संरचनात्मक इकाई की व्यवस्था द्रव के समान होती है। किसके समान होती है? द्रव के समान होती है। पेपर में पूछ लेता है अक्रिस्टलीय ठोस या अक्रिस्टलीय ठोसों में संरचनात्मक इकाइयों की व्यवस्था किसके समान होती है? तो आपको पता होना चाहिए द्रव के समान होती है। इनको क्या कहते हैं? सुपर कूल्डेड लिक्विड या अतिशीतित द्रव कहते हैं। अब हम अगले टॉपिक पर बात करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने सीखा ठोस क्या है, क्रिस्टलीय ठोस क्या है, एमॉर्फस क्या है, और क्रिस्टलीय ठोसों के वर्गीकरण को सीखा। तो इतनी चीजें सीखी। अब हम लोग बात करने वाले हैं अपने अगले टॉपिक, जिसको कहते हैं, हेडिंग बना के रखें, द्विजालक या त्रिविम जालक। द्विजालक या त्रिविम जालक।